नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। इस वक्त मैं मुंबई के मलाड इलाके में मौजूद हूं और मुंबई शहर को एक और कोविड जंबो सेंटर मिल चुका है और इसी मलाड के कोविड जंबो सेंटर में इस वक्त मैं मौजूद हूं। MMRDA ने करीब 1 महीने के समय में इस जंबो सेंटर को तैयार किया है। इन्हीं तस्वीरों को आप देखिए, तीसरी लहर की तैयारियां किस तरह से मुंबई में जोर शोर से चल रही है उसका अंदाजा आपको हो जाएगा। 2170 कोविड बेड्स का ये जंबो सेंटर है। 70% जो बेड्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं, इसमें ऑक्सीजन की सुविधा है। 190 ICU बेड्स हैं और 190 में से जो 42 बेड्स हैं वो बच्चों के लिए वार्ड तैयार किए गए हैं। अगर आपको हम ये ऊपर का हैंगर दिखाएं तो ये देखिए, जर्मन टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है, वाटरप्रूफ, और जो नीचे की फ्लोरिंग है वो 10 इंच इसको ऊपर रखा गया है ताकि बारिश के समय में जो पानी जमने की समस्या है, वाटर लॉगिंग की समस्या है, उससे इस मेकशिफ्ट हॉस्पिटल को ज़्यादा दिक्कत ना हो। इस वजह से इसे 10 इंच ग्राउंड से ऊपर किया गया है। करीब 9 एकड़ की ज़मीन पर ये जंबो सेंटर तैयार किया गया है। 1 हफ्ते के अंदर ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। जो ज़रा सा काम बाकी है वो फिलहाल चल रहा है और आज इसको आधिकारिक तौर पर BMC को MMRDA ने हैंड ओवर कर दिया है। एक वर्चुअल इवेंट के दौरान उद्धव ठाकरे खुद इस इवेंट में से जुड़े थे आज, और उस दौरान BMC को ये हैंड ओवर किया गया है जंबो सेंटर। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं और ख़बर आपको दिखाते हैं सबसे पहले श्रीनगर से, जहां जबरन धर्म परिवर्तन और शादी का एक मामला सामने आया है और इसके खिलाफ सिख समुदाय ने श्रीनगर से लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया है। आरोप है कि लड़की को अगवा किया गया, फिर जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराया गया और ज़्यादा उम्र के शख्स से उसकी शादी करवाई गई। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी श्रीनगर में हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया। साथ ही इस मुद्दे को लेकर सिखों के प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से भी फोन पर बात की है। सिरसा के मुताबिक गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में सिख लड़कियों की सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। सिखों का प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री से मुलाकात भी करेगा। इस बीच लड़की को पुलिस ने परिवार को सौंप दिया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी आज फोन करके हमसे बातचीत की और उन्होंने ये भी बताया कि वो कल से गवर्नर से टच में है और सारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं सारे घटनाक्रम की। और उन्होंने हमें यह भी आश्वासन दिलाया कि ये बेटियां जिस तरह से अगवा की गई हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और यह भी कहा कि ये जो मसले हुए हैं इनके लिए वो तुरंत हमारा सिख डेलीगेशन जो है उसको दिल्ली में उनसे मुलाकात करेंगे और यहाँ पे हालातों की सारी जानकारी लेके और क्या क्या चीजें चाहिए हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। कोविड संक्रमण के मामले लगातार नीचे जा रहे हैं। ऐसे में राजस्थान पूरी तरह से अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है और इस बीच टीके का सप्लाई सुचारू ढंग से चलता रहे, इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र से कहा है कि उन्हें 25 लाख डोजेस चाहिए। जयपुर के इस स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लगवाने आए लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। राज्य में सिर्फ 99,000 वैक्सीन बचे हैं और जयपुर समेत कई जिलों में कोविड टीकाकरण नहीं हो पाया। मैं मेरी फैमिली के साथ वैक्सीन के लिए आया था और यहाँ के पता चला कि वैक्सीन है ही नहीं। पहले कुछ आधे घंटे पहले पता करके गया कि वैक्सीन है, लेकिन फैमिली को लेके आया तो पता चला कि वैक्सीन है ही नहीं। अंदर जाके पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला। बाद में पता चला कि 4 नंबर पे पता करना है, तो 4 नंबर पे पता करा तो वो बोले कि जयपुर में पूरे में वैक्सीन है ही नहीं, इसलिए फैमिली को फिर वापस लेके जाना पड़ रहा। मैं 2 बार हो गया, 2 दिन कल भी यही थी, कल भी नहीं थी यहाँ वैक्सीन और आज भी नहीं है। 2 दिन हो गए मेरे को आते और 45 प्लस की है तो सेकंड डोज है मेरी और 29 उसकी डेट आ गई। तो मेरे को यही मालूम करना है भाई लगेगी कब, भाई किस दिन वैक्सीन है। तो मैं स्लॉट बुक कराने आई थी। तो आपको यहाँ से आज का आज कह रहे हैं ना वैक्सीन ही नहीं है। राजस्थान अब 15 लाख टीके रोज लगा सकता है। पिछले हफ्ते एक दिन में 10 लाख डोजेस भी लगे थे। शुक्रवार को वैक्सीन लगी थी, शनिवार को वैक्सीन की सप्लाई नहीं आई, संडे को नहीं आई, आज मंडे को भी नहीं आई। वैक्सीन पूरे जयपुर में ही नहीं है और हमारे पास एक भी डोज नहीं है। हमने शनिवार को फ्राइडे को सारे डोज खत्म कर दिए थे। अब जैसे ही वैक्सीन आएगी हम वापस काम शुरू करेंगे। लेकिन इस तरह की रुकावट से ये अभियान तूल नहीं पकड़ पा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के उनकी मदद मांगी है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता में से 2 करोड़
39,000 को वैक्सीन लग गई है और अब मुख्यमंत्री ने अपील की है कि जुलाई में 70 लाख लोगों को दूसरी डोज लगानी है। चिकित्सा मंत्री ने भी मांग की है कि 65 लाख से बढ़ा के राजस्थान को 1,50,00,000 टीके दिए जाए। राजस्थान में केसेस घट रहे हैं और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने ये भी इजाजत दी है कि जहां पर स्टाफ ने 60% स्टाफ ने वैक्सीनेशन लिया हो तो 100% उन्हें बुलाकर दुकान और व्यवसाय चालू कर सकते हैं और इन दुकान और व्यवसाय को 3 घंटा अधिक यानी 7 बजे तक चलने की इजाज़त मिलेगी। यानी कि वैक्सीनेशन सिर्फ स्वास्थ्य के लिए ही नहीं लेकिन अर्थव्यवस्था को भी सुचारू करने के लिए ज़रूरी है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर तमाम तरह की चिंताएं हैं, अटकलें हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या वैक्सीन इन पर कारगर है या नहीं। ऐसे में बीएमसी का एक अहम सर्वे सामने आया है। ये जो सर्वे है वो जनवरी से जून तक के बीच का किया हुआ है। दूसरी लहर के प्रकोप से इस दौरान हम गुजर रहे थे। 2,90,000 कोविड पॉजिटिव मरीजों को इस सर्वे में शामिल किया गया है और अहम जानकारी मिली है कि कोविड वैक्सीन का 2 टीका ले चुके 26 मरीज ही कोविड से संक्रमित हुए थे। क्या कहता है सर्वे का पूरा रिपोर्ट, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। वैक्सीन की दूसरी डोज कोविड से बचाने में बेहद कारगर है। बीएमसी के सर्वे में इसकी पुष्टि होती है। जनवरी 2021 से 17 जून 2021 के बीच मुंबई में 3,95,427 लोग कोविड पॉजिटिव थे। इनमें से होम क्वारंटीन वाले करीब 2,90,000 मरीजों को सर्वे में शामिल किया गया। 2,90,000 में से 10,500 लोग ही पहली डोज के बाद कोविड संक्रमित हुए थे और महज 26 लोग दूसरी डोज के बाद कोविड पॉजिटिव हुए थे। लाख के करीब अस्पतालों में भर्ती मरीज सर्वे में शामिल नहीं हुए हैं। इनका डेटा तैयार किया जा रहा है। कोविड से मृत मरीजों ने वैक्सीन ली थी या नहीं, इस पर भी आंकड़ा आना बाकी है। जिन लोगों ने वैक्सीन का पहला डोज लिया है उनमें माइल्ड और मॉडरेट तरह के इन्फेक्शन पाए गए हैं, लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज लिए हैं उनमें माइल्ड तरह के इन्फेक्शन पाए गए हैं और उनमें से बहुत कम लोगों को आईसीयू की ज़रूरत पड़ी है। इसी तरह जो डेथ रेट अगर हम देखते हैं तो इनमें दूसरी लहर में सीनियर सिटीजन का वैक्सीनेशन ज़्यादा होने की वजह से यंगर जनरेशन का डेथ रेट ज़्यादा दिखाई देता है। बीएमसी के इस सर्वे में मुंबई के अस्पतालों का आंकड़ा अभी जुड़ना है, लेकिन हमारी पड़ताल में फोर्टिस, भाटिया जैसे कई बड़े अस्पतालों ने बताया कि उनके यहाँ आईसीयू या वेंटिलेटर पर ऐसे कोविड मरीज ना के बराबर हैं जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज ली हो। यही जो सर्वे का जो आंकड़े हैं वो हमारे अस्पताल में भी करीब करीब रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में, फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड के आईसीयू में कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है जिनको कि 2 डोज के बाद आईसीयू के एडमिशन की जरूरत पड़ी हो और करीब करीब 6 से 7 व्यक्ति ऐसे थे जिनको कि 1 डोज के बाद कोविड का संक्रमण हुआ और उनको आईसीयू में भी भर्ती करना पड़ा और वो वेंटिलेटर पे भी थे उनमें से कई लोग, पर सब के सब जो है अच्छे होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। हमने हमारे हॉस्पिटल में भी इसी तरह का स्टैटिस्टिक्स देखा है। हमारे हॉस्पिटल में जिन्होंने फुल वैक्सीनेशन लिया है ऐसे मरीजों की संख्या लेस देन 1% है। जिन्होंने सिंगल डोज लिया है ऐसे मरीजों की संख्या 2% तक है और जो अनवैक्सीनेटेड है वो मोर देन 90%, 98% लोग हमारे हॉस्पिटल में मरीज करके आते हैं। तो वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा फायदा समाज को है और ये सर्वे भी वही बताता है। वैसे इस सर्वे के आखिरी दिन यानी इस साल के 17 जून तक मुंबई की सिर्फ 6.84% जनसंख्या ही दोनों डोज के साथ वैक्सीनेट हो सकी है। अगर केंद्र स्तर पर देश भर में ऐसा सर्वे हुआ तो उसके नतीजों से टीके के असर को और बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। देश के ज्यादातर राज्यों में संक्रमण के मामले कम होते जा रहे हैं, लेकिन सिक्किम जो है वो दूसरी लहर से जूझ रहा है। क्या हालात है यहाँ पर, रतनदीप चौधरी की इस रिपोर्ट में देखिए। पूर्वी हिमालय में बसा छोटा सा राज्य सिक्किम अब भी कोविड की दूसरी लहर की गहरी चपेट में है। हालांकि यहाँ भी कोविड संक्रमण के नए केस और मृत्यु कुछ कम जरूर हुई हैं, लेकिन चिंताएं बनी हुई हैं और ये चिंताएं उत्तर पूर्व के सभी छोटे राज्यों में हैं जिन पर मीडिया की खास निगाह नहीं पड़ी।
27 जून तक सिक्किम में संक्रमण दर राष्ट्रीय औसत से करीब 7 गुना ज्यादा थी। देश की संक्रमण दर जहां 2.81% है, वहीं सिक्किम की 20.8%। मरीजों के ठीक होने की दर देश भर में 95% से ज्यादा है, जबकि सिक्किम में अभी ये सिर्फ 86% है। कोरोना की पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में सिक्किम के केस 3 महीने में ही दोगुने हो गए और मौत भी कहीं ज्यादा हुई। The main thing is maximum of the COVID patients who are getting testing positive, they are maximum of them they have got comorbidities. जो रोगी पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें से अधिकतर को डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी दिक्कतें हैं। इनमें किडनी रोग और कैंसर के भी मरीज हैं जिनके ठीक होने में समय लग रहा है। इलाज में कमी नहीं है, लेकिन कई बार मरीज भी देर से आते हैं। पिछले ही हफ्ते सिक्किम हाई कोर्ट ने एक PIL पर सरकार को साफ कहा कि चुनौती के लिहाज से अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। उधर सरकार कहती है कि अधिकतर कोरोना रोगी ऐसे हैं जिन्हें दूसरी बीमारियां भी हैं, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकारी व्यवस्था ही सुस्त है। सिक्किम भौगोलिक लिहाज से चुनौती भरा है। हमें लगता है कि पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट का सिस्टम काफी सुस्त हो गया है। उत्तर पूर्व के बाकी छोटे राज्यों की तरह सिक्किम में भी 6 मई से लॉकडाउन है। दूसरी लहर इन राज्यों के सामने सिर्फ स्वास्थ्य के मोर्चे पर ही नहीं, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी बड़े संकट की तरह सामने आई है। ये दौर सभी के लिए एक बड़े सबक के तौर पर भी सामने आया है। गैंगटॉक से पंकज के साथ गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। बेंगलुरु में हुई हिंसा और पुलिस स्टेशन में आगजनी के मामले में 49 लोगों पर UAPA लगाया गया है और इनमें से एक 65 साल के रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम भी हैं। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। तकरीबन 67 साल के कलीम अहमद पर आरोप है कि अपने बेटे और उसके साथियों के साथ उन्होंने ही इस इनोवा कार में पेट्रोल डालकर आग लगाई। मामला 11 अगस्त 2020 की रात बेंगलुरु के केजेहल्ली पुलिस स्टेशन पर हुए हमले और आगजनी का है। एक 67 ईयर ओल्ड कैसे कार को पेट्रोल डाल के जला सकते हैं, और अ पर्सन हु हैज सर्व्ड द गवर्नमेंट फॉर 40 इयर्स, हाउ कैन ही टेक द स्टेप अहेड? परिवार के मुताबिक रात में आगजनी के वक्त कलीम अपने दवाखाने में, वहां से कुछ दूर मेन रोड पर केजेहल्ली पुलिस स्टेशन पर भीड़ जमा होने की खबर मिलने पर बेटे को दवाखाने से उन्हें घर लाने भेजा गया। मैं बोली ऐसा, उनके हाथ कांपती, जाको तुम्हें जाको खुद बुला ले का जाको को, मैं बच्चे को यहाँ घर से मैं बच्चे को भेजी में। क्यों उनका हाथ कांपता? वो जो उनको उम्र हो को है ना, एक तो वहाँ भीड़ ज्यादा थी, वो भीड़ दिखने से वो एकदम परेशान हो जाके गाड़ी नहीं चला सकते कर वो को, मैं क्या करी यहाँ से बच्चे को भेजी जाको बुला ले काने के वास्ते। केजेहल्ली और डीजीहल्ली पुलिस स्टेशनों पर हुए हमले की जांच कर अपनी चार्जशीट NIA ने फरवरी में दाखिल की। इससे पहले इस मामले की जांच राज्य पुलिस ने भी की थी। आरोपी कलीम और उनके बेटे के वकील के मुताबिक इनोवा कार को जलाने के मामले में CCB और NIA ने अपनी अपनी चार्जशीट में अलग अलग लोगों को आरोपी बनाया है। उस इनोवा कार को 4 लोगों ने जलाया है। सैयद यासीन, यासर अराफात, मोहम्मद इस्माइल और मुदस्सिर अहमद सन ऑफ मुख्तार अहमद, इन 4 लोगों ने जलाया है। NIA क्या कहता है? NIA क्या बोलता है? NIA ने 21 दिसंबर को इन लोगों को पकड़ा। इसमें क्या, एक्यूज नंबर 19 को पकड़ा और साथ में उसके बेटे को भी पकड़ा और उनके 2-3 दोस्तों को भी पकड़ा। तो उन्होंने NIA ने क्या बताया कि इस इनोवा कार को इन 4 लोगों ने जलाया है। उसमें आई विटनेस ने उनको आइडेंटिफाई किया, ये एक्यूज है। NIA की इन्वेस्टिगेशन, NIA ने बोला ये लोग एक्यूज हैं, और किसी ने कोई आइडेंटिफाई नहीं किया उनको। HDPI से जुड़े हुए नहीं है डायरेक्टली, ये लोग NRC CAA के प्रोटेस्ट के दौरान HDPI के प्रोटेस्टों में इन्होंने हिस्सा लिया था। मुजरिम कभी नहीं मानता कि उसने जुर्म किया है, ये अदालत तय करती है। लेकिन UAPA जैसे सख्त कानून की धाराएं जब किसी पर लगाई जाती हैं तो अदालत का फैसला आने से पहले ही समाज और कानून की नज़र में वो मुजरिम लगने लगता है, क्योंकि आमतौर पर उसे जमानत नहीं मिलती और कई बार ये भी देखा गया है कि लंबे अरसे तक बगैर ट्रायल के उसे जेलों में रहना पड़ता है।
बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। गाजियाबाद में ट्रिपल मर्डर, पूरी खबर आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और अब खबर गाजियाबाद के लोनी इलाके से, जहां कपड़ा व्यापारी और उनके परिवार के सदस्यों पर गोली चलाई गई। कपड़ा व्यापारी और उनके 2 बेटों की जान जा चुकी है और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। मामला डकैती का बताया जा रहा है, लेकिन कई पहलुओं से इसकी जांच हो रही है। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद के इसी टोली मोहल्ला इलाके में बीती रात 70 साल के कपड़ा कारोबारी रईसुद्दीन, उनके 30 साल के बेटे अजहर और 28 साल के छोटे बेटे इमरान और 65 साल की पत्नी फातिमा को गोली मार दी गई। इस वारदात में रईसुद्दीन और उनके दोनों बेटों की मौत हो गई, जबकि फातिमा की हालत गंभीर है। घर वालों के मुताबिक घर में छत के रास्ते 6 से 7 हथियारबंद लोग अंदर आए थे। मेरी अम्मी ने और छोटे भाई की वाइफ ने वो खोला, देखा तो मेरा भाई हमारा पड़ा, दूसरा भाई वहाँ पर गिरा पड़ा और मेरा बाप अंदर पड़ा। किस टाइम की घटना रही होगी? ये 3 बजे के आसपास। आपको कैसे गोली की आवाज़ सुनी? गोली की आवाज़ आई। अच्छा, कुछ लोग आपने भागते देखे हों? आते भागते हुए नहीं देखे, उनको ऊपर को भाग गए। मोहल्ले वालों ने देखे, मोहल्ला पूरा इकट्ठा हो गया था। रईसुद्दीन जिस मकान में परिवार के साथ रहते थे, उसी में उनका कपड़े का शोरूम भी था। परिवार के लोगों के मुताबिक बदमाश नकदी और गहने लूट कर ले गए। लूट का विरोध करने पर सबको गोली मार दी। जब शोर हुआ तो बदमाश छत के रास्ते ही भाग गए, क्योंकि बाहर गेट पर ताला लगा हुआ था। पुलिस की 3 टीमें मामले की जांच में लगी हुई हैं। घटनास्थल का हम लोग के द्वारा निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड यहाँ मौके पर मौजूद है। घटना के कारणों की जानकारी की जा रही है। जो घायल हैं उनका इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है और हमारी थाना लोनी सर्कल की 3 टीमें इसमें अलग अलग पहलुओं पर इस समय वर्तमान में जांच कर रही हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देख रही है, जिससे आरोपियों से जुड़ा कोई सुराग मिले। वहीं इस घटना से इलाके के लोग दहशत में हैं और शहर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं। गाजियाबाद से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और मुंबई के मलाड कोविड जंबो सेंटर से सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।